नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद जो सीरीज हमने चलाई हुई है, आज उसके चौथे एपिसोड में हमारे साथ हैं फरीदाबाद शहर के बहुत ही युवा समाज सेवी हिमांशु भट्ट जी, जो कि जज्बा फाउंडेशन आप चलाते हैं और बहुत ही कम उम्र है इनकी, और इतनी छोटी उम्र में समाज के लिए सड़कों पर उतर जाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत हिम्मत चाहिए समाज के लिए काम करना, लोगों के जनहित के लिए काम करना, ज़रूरतमंदों तक उनको हर संभव जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाना। और परिवार हम सबका परिवार है, फैमिली है, फैमिली में भी और जो सदस्य हैं उनकी भी अपने बच्चों से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन फिर भी ये युवा आज फरीदाबाद में हर कोई व्यक्ति इनसे परिचित है, हर कोई इनको जानता है। तो आज इनके साथ हम लाइव जुड़ने का हमारा कारण है कि आप तक और जो इनको नहीं जानते हैं वो सभी इनको जाने और उनको पता चले कि शहर में ऐसे भी युवा समाज सेवी हैं जो कि काम कर रहे हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने शहर के अंदर एक इनिशिएटिव उठाने का काम किया, क्योंकि मैंने जो सुना है और सर देखा है, कहीं ना कहीं जब हम समाज हित के लिए कोई कार्य करते हैं और जब उस कार्य को लेकर हमें कहीं ना कहीं कोई एप्रिसिएशन मिलता है, चाहे वो एक टॉफी क्यों ना हो, बिल्कुल गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, सही बात है। तो ये एप्रिसिएशन जो आपके द्वारा शहर के समाज सेवियों को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो हमारे कार्य करने की शक्ति है उसमें और ज्यादा पावरफुल रहेगी। जी हिमांशु जी, मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूंगा, ये एक संवाद है एक तरह का, ये कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है, इसको मैं इंटरव्यू नहीं कहूंगा। ये आप क्या काम करते हैं, आपकी संस्था क्या काम करती है, आप किस तरह से शहर में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। और कोविड महामारी का समय है, आप सभी हमारा शहर क्या पूरा देश, पूरे विश्व में ये महामारी चल रही है और सभी इससे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। अब वो चाहे कोरोना पीड़ित जो कोरोना मरीज हैं वो उनको ले लीजिए, समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं जिन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उन सब के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा कैसे मिलती है और इतनी छोटी सी उम्र में आपको ऐसा क्यों लगा कि समाज में इस तरह से आपको काम करना चाहिए? वैसे भी हर कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में काम करता ही है, लेकिन प्रॉपर आपने एक संस्था बनाई और संस्था बनाने के बाद इस तरह से ये कैसे इस चीज़ की प्रेरणा मिली? सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कहीं ना कहीं मैंने स्कूल के अंदर जो हमारी एनएसएस होती है, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं वॉलंटियर था। और उसमें जब हम कहीं ना कहीं समाज जो एनएसएस जो आज स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो बनाई जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के अंदर जो समाज सेवा की भावना को जागरूक किया जाए, उजागर किया जाए। तो मैं स्कूल टाइम पे उसके अंदर था, एनएसएस में था। फिर ऐसी हमारी एक टीम थी नुक्कड़ नाटक की। तो जब हमने शहर के अपने खुद के बेसिस पर पार्क्स के अंदर जाके हमने लेजर वैली पार्क से शुरुआत करी और वहां पर नुक्कड़ नाटक किया, तो लोगों का रिस्पांस मिला हमें। जब हमने उसको सोशल मीडिया पे डाला तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो शहर के समाज सेवी हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हुए ऑटोमेटिकली। उनको लगा कि एक जो यूथ है वो नया इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जब हम उनके साथ कनेक्ट हुए तो हमें नए नए मंच प्राप्त हुए और नए नए लोगों से मिलने के अवसर प्राप्त हुए। तो इस तरीके से जब ये होता था कि मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे, क्योंकि मैं उस समय 10वीं क्लास में ही था, और वो तो हर संडे कोई गुल्ली डंडा खेलने जाता था, कोई बैट बॉल खेलने जाता था, कोई कंचे खेलने जाता था, जिसका जो अपना तो, और मैं साइकिल उठा के सोशल वर्क्स की मीटिंग में भागता था। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम से कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे अच्छा लगता था, मतलब, और आज भी लगता है। तो मैं कहीं ना कहीं जब उन मीटिंग्स में जाने लगा, लोगों के साथ कनेक्ट होने लगा और उन्होंने भी देखा तो मुझे अपने ग्रुप्स के अंदर जोड़ा, अपना काम बताया। तो इस तरीके से सन 2014 में हमने
सर्दियों का मौसम था जी। और अपना एक जज्बा फाउंडेशन की शुरुआत करी, जज्बा ग्रुप की जी। और उसमें हमने इनिशिएटिव ये उठाया क्योंकि हम सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे और कुछ हमारे साथ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी थे जी। तो हमने सर्दियों के टाइम पे मोस्टली क्या होता है कि लोग मूंगफलियां खाते हैं और जो स्टेशन और बस स्टैंड पे जो लोग वेट करते हैं अपनी गाड़ी का तो वो मूंगफली खा के और छिलका वहीं पर फेंक देते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 के अंदर हमारा स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया था। तो हमने एक इनिशिएटिव ये उठाया कि हमने अपनी पॉकेट मनी से और रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड्स पर जाकर लोगों को पेपर के बने हुए लिफाफे देने का काम किया कि जो लोग मूंगफली के छिलके खा रहे हैं, जो अपना खुद का कर्तव्य निभा रहे हैं, उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं, वो तो ठीक है, बट जिनके पास नहीं था या जो कूड़ा उनको हम लिफाफे देते थे। इस तरीके से हमने ये इस अभियान की शुरुआत न्यू टाउन रेलवे स्टेशन, ओल्ड फरीदाबाद, ऐसे करके तुगलकाबाद और दिल्ली के कई स्टेशन पर इस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर का एरिया इसमें हमने इसको चलाया और ये इस तरीके से चलता रहा। 2018 में जब कई लोगों के सजेशंस हमारे पास आते थे, हम काम करते थे कि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने आपको रजिस्टर्ड करिए, इससे आपको ये बेनिफिट रहेंगे, ये वो। तो फिर हमने इसको कहीं ना कहीं 2018 में जज्बा फाउंडेशन को रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किया। तो जब मैं कॉलेज में आया तो सेम यही केस था मेरे साथ कि मैंने कॉलेज में भी एनएसएस ली और यूथ रेड क्रॉस जो कि हमारी रेड क्रॉस की इकाई है, तो इन्होंने कॉलेजेस के अंदर अपनी यूथ रेड क्रॉस के नाम से एक शाखा बनाई है, तो उसके में भी वॉलंटियर था। और लगातार फिर कॉलेज में जब मैं आया तो मैंने कई ऐसे कैंप्स अटेंड करे जहां पर मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों से, युवाओं से मिलने का मौका मिला और ये देखने को मिला कि सर वो किस तरीके से इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, उनकी जो आपस की बॉन्डिंग है, उनका जो कार्य करने के तरीके हैं, वो ऐसे ऐसे लोग हैं। मध्य प्रदेश में मैंने ऐसे युवाओं से भी मैं मिला कि वो गर्मियों में झोड़ खोद देते हैं। अच्छा। वो किसी जेसीबी से नहीं, वो सभी जो वॉलंटियर्स का ग्रुप है उनका, वो गर्मियों में झोड़ खोदने का काम करते हैं ताकि जो हमारा अंडर लेवल वाटर है वो उसका जो जमीनी स्तर है वो नीचे ना जाए और जो हमारे पशु पक्षी उनको भी कहीं ना कहीं पानी पीने के लिए मिलता रहे। तो इस तरीके से जब मैंने और भी स्टेट्स को विजिट किया एनएसएस के कैंप्स के माध्यम से, एनआईसी कैंप्स होते थे हमारे, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एक भारत सहस्त्र भारत, इसके अलावा वाईएलटीसी कैंप्स होते थे हमारे, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप। तो ये सर मेरा जो इंटरेस्ट है इसमें बनता चला गया और 2018 में जज्बा फाउंडेशन की शुरुआत करी जब हमारे साथ पूरे नेहरू कॉलेज में मैं पढ़ता था और इनकी पूरी जितने भी साथ के साथी थे वो हमारे साथ जुड़े और हमने इस तरीके से कार्य करना शुरू किया। और आज मैं जब मैंने सोशल वर्क में इस तरीके से सारे काम किए तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें मेरी जो है पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो मेरी अभी इस समय MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से, जो कि मेरा फाइनल ईयर है। तो अब वो खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे पास मास्टर्स में डिग्री हो जाएगी सोशल वर्क की। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा सफर रहा है सर अभी तक का। देखिए, कहते हैं कि युवा ही देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है और अगर युवा सही दिशा में काम करे तो समाज में एक अलग ही परिवर्तन ला सकता है, ताकि और भी युवा जो हैं वो एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों के लिए अच्छा काम करें, खुद के लिए भी करिए, परिवार के लिए करिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छा मुकाम हासिल करिए। अभी मैं ये चाहूँगा कि हिमांशु जी, हमारे दर्शकों को ये पता चले कि एक तो आपकी संस्था कैसे काम कर रही है, अभी आपके क्या इनिशिएटिव समाज के लिए चल रहे हैं, किस किस चीज़ों पर, किस किस रूट पे आप काम कर रहे हैं। सर जज्बा फाउंडेशन का सबसे पहला जो अभियान शुरू हुआ था वो स्वच्छ भारत अभियान, जैसा कि मैंने बताया। तो एक केवल स्वच्छ भारत अभियान तो हमारी शुरुआत थी और उसके बाद हमने समाज में चाहे वो रक्तदान का विषय हो, चाहे वो दहेज प्रथा का विषय हो, या जल बचाव का हो, या एनवायरनमेंट को लेकर हो, हमारा सबसे पहला इनिशिएटिव ये था कि हमने इन सभी जो समाज के आज जो महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं और जो आज चीजें खत्म होती जा रही हैं, तो उसके ऊपर हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। हमने अलग अलग पार्क्स के अंदर जाके लोगों को, जब वहां पर गैदरिंग होती थी शाम के टाइम, तो वहां पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसके अलावा मैं बताऊं, हमने एक फूड बैंक की भी शुरुआत करी थी और उसमें क्या था कि हम सारे ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, पर उसमें हम ये था कि आज जो युवा है, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग इतने सारे केक्स को काट रहे होते हैं और फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होते हैं, वेस्टेज कर रहे होते हैं, बिल्कुल, या वो अपनी कुछ भी दिखाने के लिए उस चीज को कर रहे हो। पर हमने इस चीज को कहीं ना कहीं एक समाज में नया मैसेज देने का काम किया और अपने बर्थडे वाले दिन या अपने माता पिताजी की शादी की सालगिरह वाले दिन या कोई भी ऐसा अच्छा काम जिस दिन हम इसको सेलिब्रेट करें, तो हमने फूड बैंक फरीदाबाद के नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया और उसके अंदर हमने
फरीदाबाद के असल मायने में उन लोगों तक भोजन, मतलब पूरे फरीदाबाद को हम विजिट करते थे, चाहे वो हम रात को बांटने चलते थे या दिन में निकलते थे, दिन का लंच, तो उन लोगों को सिर्फ भोजन दिया हमने जो असल मायने में खुद से समर्थ नहीं थे कमा के खाने के, इस तरीके से। दूसरा ये था, इसके अलावा सर हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स, अच्छा, जो है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम किया, बच्चियों को जो महिलाएं थी उनको। इसमें हमारा एक चिल्ली स्प्रे होता है, तो चिल्ली स्प्रे का भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था, बट आपको पता है कि सर डिपार्टमेंटल लेवल, क्योंकि ये सारी चीजें हम खुद से लॉन्च नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं परमिशन लेनी रहती है प्रशासन की। तो एक चिल्ली स्प्रे का भी हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि अगर रात को कोई भी लेडी या बहन बेटी कहीं से आ रही है तो उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए एक चिल्ली स्प्रे हो, ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बट जो भी लेकिन उस समय बचाव हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि आज हम कोविड की परिस्थितियों को देख रहे हैं सर। हम ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जिन्होंने कोरोना काल के अंदर इतना काम किया जी, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो लोग जो है कि होपलेस होने के कारण, घबरा जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। ये तो हम सारी चीजें नहीं जानते, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का यूज हर कोई कर सकता है। हमारा काम है लोगों तक प्रोवाइड करवाना, वो हमने करा। हाँ जी, पर उस समय जरूरी तो नहीं कि वो एक आदमी जो बचपन से लेके अब तक स्ट्रांग नहीं हुआ और अगर हम उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दें तो ये जरा कहना मुश्किल है कि वो एंड वक्त पे उसका यूज कर ले। पर हमने फिर भी महिलाओं को ये जो है कि प्रोवाइड करवाने का काम किया। इसके अलावा यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार, इसके साथ साथ हमने इन डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर स्पोर्ट्स तो है सर, इसके अलावा एक यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है जो कि टोटली युवाओं के साथ जुड़कर काम करता है और 18 साल से लेकर और 29 साल तक के युवाओं को इनके द्वारा गाइडलाइंस जारी होती है और उसके अंदर हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा गाइडलाइंस जारी होती है। चाहे वो हमारा राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन है, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है, तो उसके दौरान हमने सबसे पहला प्रोग्राम की, उनका जो फर्स्ट डे होता है 12 जनवरी, उस दिन हम विचार गोष्ठी अलग अलग गांवों के अंदर उसका आयोजन करना और फिर अगले दिन अलग अलग प्रतियोगिताओं का, तो लगातार 1 हफ्ते तक इसका आयोजन चलता है। अभी हिमांशु जी फिलहाल में कोरोना इतना ज्यादा है और फिलहाल में आपका कोरोना काल में क्या क्या काम चल रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? सर, जब कोविड की पहली लहर आई और 22 मार्च को हमारे देश के अंदर लॉकडाउन घोषित हुआ, तो जब अगले दिन मैंने एक चीज फील करी कि इस बार हमने यह देखा कि शहर के अंदर ना ऐसे लोग भी बाहर निकल कर आए जिन्हें आज तक देखा ही नहीं था। जी जी बिल्कुल। और अगले दिन से ही उन्होंने इनिशिएटिव उठाने का काम किया और मुझे बड़ा मतलब अंदर से वीक फील हो रहा था उस दिन 23 मार्च 24 मार्च के दौरान, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था सर। मैं आपको सीधी सी बात, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने इंतजार किया। पहले हमने 1 आध दिन तो अपने घर से जो भी इतना जो बना के ला सकते हैं उन लोगों तक प्रोवाइड करने का काम किया, बट किसी को भी नहीं पता था कि लॉकडाउन का जो समय सीमा है वो क्या है, किस तरीके से। तो उसके ही 2-3 दिन बाद हमारे पास रेड क्रॉस से कॉल आई कि हमको वॉलंटियर की आवश्यकता है और फूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी ड्यूटी लगनी है। तो फिर हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी और हमारी लगभग 12 से 15 युवाओं की टीम, जो आज हमारे जज्बा फाउंडेशन में जिला फरीदाबाद के अंदर हम कार्य कर रहे हैं युवा, तो हम सभी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में पहुंचे और वहां पर हमने पहुंचकर दिन का और रात का जो 2 टाइम का खाना जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जिला प्रशासन के द्वारा इनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया गया था। तो पहले हम फूड को अलग अलग एरियाज से कलेक्ट करते थे और उसके बाद जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती थी, स्टेट से भी रिक्वायरमेंट आती थी और डिस्ट्रिक्ट से भी आती थी, क्योंकि जो हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किए थे तो उसके हिसाब से एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था 4 एरियो में, एक एनआईटी जोन, एक नहर पार जोन, एक बल्लभगढ़ और एक भटकल। तो इसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो जाकर लोगों को फूड देने का काम करते थे। पहले उनको कॉल करी, बुलाया, तो इसमें लगभग सर मैं आपको बताऊं कि 45,35,660 पैकेट जो कि जिला प्रशासन के द्वारा बांटे गए और मैं ये मानता हूं कि इसमें लगभग हमारे द्वारा जो हमारे वॉलंटियर्स ने इसके अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि जिला प्रशासन की कई अलग अलग टीम्स लगी हुई, तो लगभग 10 लाख फूड्स के पैकेट हमने आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। तो अभी भी आपका कोई ऐसा इनिशिएटिव है कि जो फिलहाल में लोगों तक जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको अभी राशन की या खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, उनके लिए कोई सुविधाएं आपकी चल रही हैं या कोरोना मरीजों के लिए आप कुछ कर रहे हैं? फिलहाल में क्या चल रहा है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक आप वो चीज पहुंचे जो आप अभी कर रहे हैं ताकि उनको मदद मिल सके। जी, अभी जैसे कोविड की पीक लहर थी
सेकंड जो पीक लहर आई, अब जो थोड़ा सा शांत हो रही है जिले के अंदर, तो हमने उस वक्त कुछ हमारे साथी पॉजिटिव हो गए थे, तो हमने घर से काम करने का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे थे, पर फिर भी लोगों की कॉल्स जो है आ रही थी। तो हमने उस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा, चाहे वो फूड डिलीवरी के लिए कोई भी नंबर जारी करा गया हो, ऑक्सीजन के लिए कोई भी नंबर जारी करा हो, या प्लाज्मा के लिए या ऑक्सीजन के लिए, हमने सभी लोगों को उन नंबर्स के माध्यम से ये कॉल करने की सहायता दी गई। और अगर कोई ऐसा ही नीडी पर्सन था जो खुद से इस काम को नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते, तो हमारे वॉलंटियर्स ने उनका एड्रेस पूछ के और उनका घर का एड्रेस उस हेल्पलाइन नंबर पे बताने का काम किया और उनके घर तक फूड पहुंचा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन की जो बात है उसमें थोड़ा सा हमारा वर्क कम रहा, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां से ऑक्सीजन। अभी जो रेड क्रॉस और जिला प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं लोगों तक, जी, तो उसमें भी आपका कोई पार्टिसिपेशन है? उन्होंने आपसे संपर्क किया रेड क्रॉस में? नहीं सर, हमारे पास रेड क्रॉस की तरफ से कोई भी इनविटेशन नहीं था। हालांकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि इस तरीके से एक मीटिंग उन्होंने भी एनजीओ से कांटेक्ट किया है वो जी। और मैं तो इस बात को भी थोड़ा सा सोच के चकित था, क्योंकि हमने तो रेड क्रॉस के साथ दिन रात काम किया। रेड क्रॉस के जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सारा हमने काम किया। और आपको पता है कि अभी करंट में ही हमने 23 मार्च को एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया, जिसके अंदर 130 यूनिट रक्त एकत्र किया शहर के अंदर। तो उसके बावजूद भी हमारे पास इस चीज को लेकर कोई भी इनविटेशन नहीं था, कोई भी कॉल नहीं थी। तो बट फिर भी हमने, अब जैसे आदरणीय डीसी साहब के निर्देश अनुसार शहर के अंदर जो ऑक्सीजन की सेवा है उसको ऑनलाइन कर दिया गया। तो इस समय हमारा जो काम है, जो लोग अपने ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनके आधार कार्ड्स को वहां से मंगाते हैं। जो पेशेंट का ऑक्सीमीटर का उसमें जो कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है कि उनके जो पल्स रेट है वो क्या है, ऑक्सीजन लेवल है वो क्या है, उनको फीवर है तो वो कितना, तो ये सारी डिटेल्स हम उनको मंगा के और वो फॉर्म फिल करने का काम कर रहे हैं, ताकि उन लोगों तक ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड हो सके। तो ये जैसे आजकल कई संस्थाओं को मैं देख रहा हूँ, कोई अपनी पर्सनल कार को एज एम्बुलेंस यूज कर रहे हैं, कुछ लोग अंत्येष्टि में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, शमशान में अगर किसी को मदद चाहिए होती है, क्योंकि बीच में अभी हमें देखने को मिल रहा था कि शमशान में भी वेटिंग होने लग गई थी। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तो समस्या है ही, तो इन सब चीज़ों पर किस तरह की आपकी अभी काम चल रहा है? आपके वॉलंटियर्स और क्या क्या काम कर रहे हैं इसमें? किस चीज, किसी एक ऐसी पार्टिकुलर कोई आप इनिशिएटिव जो ले रहे हो, उससे कैसे आपको लोग संपर्क करेंगे? कोई आपके कोई हेल्पलाइन नंबर है? किस तरह से वो सेवाएं आप दे रहे हैं, वो थोड़ा सा बताइए आप। इसमें सर हमारा जो इससे थोड़ा सा अलग चल रहा है वो ये चल रहा है कि जैसे अभी एक प्रोसेस आया था। प्रोसेस क्या था कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, पहले जो गाइडलाइंस थी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप 28 डेज के बाद आपको सेकंड डोज लगनी है और उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हो आफ्टर 28 डेज। बट अब जो है क्राइटेरिया कम हो रहा है। तो इसमें हम क्या है कि लोगों को, युवाओं को पहले ही जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सभी को एक साथ वैक्सीन लगेगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वैक्सीन है, वैक्सीन जो है वो दो है। अगर किसी को पहली लगी है तो भी वो उसके बाद ये सोचेगा कि पहले मुझे दूसरी वैक्सीन लग जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि मिथ्स जो है सर वो किसी भी चीज को लेकर बहुत हो सकते हैं, आदमी अपने खुद से माइंड से भी बना सकता है। तो हम अब इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले ही लोगों को ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप जो है अपनी वैक्सीनेशन से पहले अपना ये फर्ज अदा करते हुए, इस बात को निभाते हुए कि मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे इस देश के अंदर इस समय ब्लड की कमी नहीं होने देनी। तो उनको हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारा जो जज्बा फाउंडेशन का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है या फेसबुक है, और व्हाट्सएप के माध्यम से हम सभी आपस में जो बैनर्स हैं उनमें कुछ इस तरह की बातें लिखकर कि सभी लोग अपना जो है कि बिफोर वैक्सीनेशन जो है आपको अपना ब्लड डोनेट करना है। और क्योंकि अभी हमारा 3 ब्लड डोनेशन हो भी चुके हैं इस मुहिम के अंतर्गत। अच्छा। एक हमारे दयाराम जी थे जो कि चंदावली गांव से थे, उन्होंने खुद ने आगे आके कहा कि मैं अपना ब्लड डोनेट करना चाहता हूं वैक्सीनेशन से पहले। और एक राहुल वर्मा जी हैं उन्होंने, और एक स्वाति है, ये 3 लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना ब्लड जो है खुद से डोनेट किया है आगे आके जी। और इसके अलावा सर प्लाज्मा डोनेशन को लेकर हमने दूसरा चीज ये चलाई थी कि आज लोगों के अंदर कई मिथ्स है, वही मैंने कहा कि अगर मैं अभी कोविड से ठीक हुआ और मैंने अगर प्लाज्मा डोनेट कर दिया तो मेरे अंदर तो एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह की जो लोगों की काउंसलिंग है
किसी के अंदर कोई डाउट है प्लाज्मा डोनेशन को लेकर, क्योंकि आज मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर ही पढ़ा था कि शहर के अंदर 200 लोगों को प्रतिदिन प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, इस टाइम प्लाज्मा की बहुत ज्यादा किल्लत है। बिल्कुल। हाँ। और जो मिल पा रहा है सर वो ओनली मात्र 20 लोगों को प्लाज्मा मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कहीं ना कहीं हम इसके अंदर लोग आगे आके, तो इसके लिए आप कभी जिला प्रशासन से संपर्क किया कि आप प्लाज्मा डोनेट करने में या प्लाज्मा के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आपने कोई इसमें हमने इससे पहले तो सर जिला प्रशासन के सहयोग से लगभग शहर के अंदर 30 नुक्कड़ नाटक करे थे प्लाज्मा डोनेशन को लेकर ही, लगभग शहर के अलग अलग वेरियस प्लेसेस में, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो। इसके अंदर हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर तो लगभग 30 नाटक किए थे और कई और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हमने खुद के लेवल पर लगभग 20 नुक्कड़ नाटक और करे थे अलग अलग एरियाज में, जहां पर लोग क्राउड की, क्योंकि अभी बीच में जो है इस लहर से पहले जो है कोविड थोड़ा सा सही हो गया था तो लोग बाहर निकलने लगे थे, तो फिर भी हमने लोगों को ये जागरूक करने का काम किया कि जो प्लाज्मा है, क्योंकि एक नई थेरेपी निकल के आई थी, तो हमने लोगों को इसके प्रति नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने का काम किया और लगभग 50 नुक्कड़ नाटक हमने इसमें करे थे। और अभी इस समय हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा हुआ है। अगर आप प्लाज्मा डोनेशन करना चाहते हैं तो हमारे फरीदाबाद के अंदर 3 प्लाज्मा बैंक्स बने हैं। बिल्कुल, बैंक्स है। तो पिछली बार ही बना दी गई। जी, पिछली उसमें बना दिए थे। तो हम उनकी जानकारी लोगों तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर किसी की प्लाज्मा के लिए कॉलिंग भी आती है सर, तो हम अपने लेवल पर भी कोशिश करते हैं जो लोग हमारे नॉन में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिला प्रशासन के द्वारा लिस्ट हमारे पास आ रही है, पर जो नॉन में हमारे लोग रिकवर हो रहे हैं मांगते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग हमारे जो नॉन है वो उनको प्लाज्मा डोनेट कर सकें या अदर एरिया से, या सोशल मीडिया पे पोस्ट बना के उसको वायरल करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम, और इसमें एक चीज और अभी हमने करी सर कि अभी जैसे ओपीडीज क्लोज हो गई थी हॉस्पिटल्स की कुछ, और जो लोग इस बार लोगों ने थोड़ा सा ये कोशिश करी कि हम घर से ही आइसोलेटेड होकर ठीक हों। तो इस समय हमारा व्हाट्सएप का ज्ञान या उड़ती हुई खबरें सोशल मीडिया की, तो लोगों ने इन चीजों को भी काफी ज्यादा अप्लाई करने का काम किया अपने ऊपर घर पे आइसोलेटेड होते हुए। तो हमने इस पर डाइट प्लान तैयार करने को लेकर एक पहल करी थी। हमारी एक साथी हैं ज्योति यादव, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में वहां से एमए न्यूट्रिशन साइंस कर रही हैं। तो हमने इसके अंदर एक ये इनिशिएटिव उठाया था कि जो भी लोग घर पर आइसोलेटेड हैं, हमारे इसके अलावा जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे कोई नर्स हैं, डॉक्टर्स को तो पता ही रहता है, नर्स को भी पता रहता है, इसके अलावा पुलिस वाले हैं, और पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर से कहीं से भी अगर हमारे पास कॉल आ रही है तो हम लोगों की एज अ डाइट प्लान में उनको क्या लेना है, और सिर्फ कोविड मरीज ही नहीं, अगर जैसे कोई बुजुर्ग हैं, टीबी से ग्रसित हैं या अदर कोई बीमारी से ग्रसित हैं और ओपीडीज क्लोज हैं, तो आप हमारे पास कॉल करिए और हम आपको ये बताएंगे कि इसमें आपको क्या लेना। और इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव इसीलिए उठाया क्योंकि हमारे पास इसके एक्सपर्ट थी ज्योति यादव, तो उनकी जो है इसमें एजुकेशन रही है, तो वो इस कार्यक्रम को पूरा संभाल रही हैं और लोगों को क्या उनको डाइट में लेना चाहिए वो हेल्प। हिमांशु जी, अभी कितने वॉलंटियर्स की टीम है आपकी जज्बा फाउंडेशन की, और कहाँ और किस किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? हमारी, अगर मैं नेहरू कॉलेज की बात करूं तो इसमें सर लगभग 20 ऐसे युवा हैं जो हमारे साथ दिन रात कोविड की पहली लहर से लेकर और अब तक लगे हुए हैं, चाहे किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो, पहली लहर से लेकर और अब तक। और अगर मैं पूरे शहर भर में बात करूं तो लगभग अलग अलग विलेजेस के अंदर और अलग अलग एरियाज के अंदर हमारे लगभग 120 के अप्रोक्सीमेटली हमारी टीम है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीम है आपकी, काफी बड़ी संख्या में है। और तो इसके लिए आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं या कैसे आपसे लोग संपर्क करते हैं, आप लोगों तक किस तरह से पहुंचते हैं? इसमें कुछ तो सर जैसे हमारे सोशल मीडिया हैंडलर से लोग जुड़े हुए हैं जी। तो मैं आपको बताऊं कि सर कभी कभी तो हमारे पास ब्लड के लिए कॉल अदर स्टेट से भी आ रही होती है, कोविड की बात नहीं कर रहा नॉर्मली, क्योंकि जो कई लोग हैं, जो मैंने बताया कि जैसे मैं भी कई बाहर स्टेट्स में गया तो वहां के जो मेरे कनेक्टेड लोग हैं तो बाहर से भी कॉल आती है। अभी हमने ये करा हुआ है कि अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट करे हुए हैं अपनी टीम के जी। अगर हमारी किसी टीम के नॉन में किसी के पास भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, सपोज दैट मेरे पास आई और जहां से मेरे पास आई वो हमारे ग्रुप में नहीं है, तो मैं उस ग्रुप के अंदर उसको डालता हूं और सभी हम अपने अपने जो भी लिंक में लोग हैं उन तक ये चीज को पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि प्लाज्मा जो है वो तो आज की जो नीड है वो तो सिर्फ कोविड से जो ग्रसित, जो ठीक हो गए हैं, रिकवर्ड हो गए हैं, उन्हीं का चाहिए, बट ब्लड तो हर कोई दे सकता है। तो ब्लड जैसी कंडीशंस में हम वो सभी तो के पास आगे फॉरवर्ड। अभी देखो प्लाज्मा की तो अभी कमी चली रही है, साथ साथ में
ब्लड की भी काफ़ी कमी है। जी। तो इसके लिए आप कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बात करके और जिला प्रशासन के सहयोग से कोई इस तरह का कोई कैंप क्यों नहीं आप ऑर्गेनाइज करते ताकि लोग आएँ और उसको इनिशिएट करें? जी, अभी इसको हमारी सर प्लानिंग चल रही है। जैसे ही मैंने फर्स्ट डे हमने जो बिफोर वैक्सीनेशन ऑफ ब्लड डोनेशन का जो बैनर रिलीज करा था, तो उसके बाद हमारे पास कई कॉल्स आई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लोगों ने अपना वॉलंटरी ब्लड डोनेट किया है खुद से आगे। तो अभी हमारी कुछ विलेज लेवल पर भी बात चल रही है, जो लोग हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करें, क्योंकि अभी एक बड़ा कैंप आपने देखा कि 23 मार्च को ऑर्गेनाइज किया था हमने, तो कई लोग हमारे जो नॉन में थे उन्होंने वहां पे ब्लड डोनेट किया। तो आप ब्लड डोनेट के लगभग 3 महीने का आपको गैप होना चाहिए, उसके बाद आप दूसरा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज हमने और करी हुई है सर, कि जो गांव में हमारे युवा साथी हैं, तो वो विलेजों को जो उनका गांव है उनके अंदर गांव को सैनिटाइज करने का काम हो, या जो कोविड के पेशेंट हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता है तो उस सहायता को वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें लगभग 168 जो ग्राम पंचायतें हैं फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लॉक की मिला के, इसमें हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा एक निर्देश जारी हुआ था कि हरियाणा के जितने भी गांव हैं प्रत्येक गांव के अंदर यूथ क्लब्स, युवा क्लब्स का गठन किया जाए। तो उस काम को मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लगभग फरीदाबाद के 168 गांव के अंदर जो यूथ क्लब्स बनाने का काम किया और उनकी मीटिंग्स लेने का। और अभी भी वो हमारे संपर्क में हैं यूथ क्लब्स, जो एक्टिव यूथ क्लब्स हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि सर इस संदर्भ में सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई थी, पर मेरा ये सुझाव था सरकार को भी और हमारे जो खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के मंत्री है संदीप सिंह जी को, तो मैंने उनको भी एक पत्र के माध्यम से, वो फरीदाबाद में आए थे अभी लास्ट ईयर, तो मैंने उनको एक पत्र के माध्यम से भी बताया था कि जो शहर के अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर प्रदेश भर में जो यूथ क्लब्स बनाए गए हैं, तो इस समय उनको उपयोग करने का बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि आज अगर हमारे पास अथॉरिटी होती है सर सरकार की पूरी तरीके से, तो हम गांव को सैनिटाइज कराने का काम है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है गांव के अंदर, या गांव के अंदर हम मानते हैं कि बड़े बुजुर्ग, जैसे कल डीसी साहब ने पहरे की बात करी है, तो कहीं ना कहीं देखो जो अधिकारी हैं वो तो आदेश जारी कर सकते हैं, पर गांव का जो युवा है अगर वो जागरूक होगा, अगर समाज के प्रति जागरूक होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगा। तो हमारा यही था कि कहीं ना कहीं सरकार इन यूथ क्लब्स को भी एक्टिव करे, तो ताकि हम और ज्यादा काम को कर सकें। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर युवाओं में इस तरह की प्रेरणा आए और इनकी तरह जैसे ये इतनी छोटी सी उम्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर हर क्षेत्र से, हर मोहल्ले से, हर गली से कोई ना कोई ऐसा युवा आगे आकर इनिशिएटिव ले, तो समाज में बहुत सारे बदलाव और सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। हिमांशु जी, मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि आप खुद युवा हैं, संस्था चला रहे हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोई आप युवाओं को के लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहते हैं और उनको, ताकि वो आपसे प्रेरणा लें और खुद इस तरह से आगे आके समाज के लिए काम करें। मैं इस समय तो सबसे पहले सभी से ये कहूँगा कि जो कोरोना महामारी से बचने के लिए हमारी चाहे सरकार है या जिला प्रशासन है के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, पहले तो हम उनको खुद से अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करें, और दूसरा अपने समाज के अंदर जो हमारे आसपास के लोगों में, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, आप अपनी गली मोहल्ला अपने घर के अंदर उन चीजों को अप्लाई करने का प्रयत्न करें, लोगों को ये बताएं। और दूसरा कि जैसा कि प्लाज्मा डोनेशन, जो भी लोग आपके घर के आसपास रिकवर हो रहे हैं प्लाज्मा कोविड से, आप उनको प्लाज्मा डोनेशन के लिए मोटिवेट करें। और अगर वो उनको या आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, उनकी काउंसलिंग नहीं कर सकते, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8285240120 8285240120, ये मेरा नंबर है, हिमांशु भट्ट। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स उनके पास कॉल कर उनका जो भी डाउट होगा, चाहे वो प्लाज्मा डोनेशन के प्रति है, चाहे वो ब्लड डोनेशन के प्रति है। और इसके अलावा अगर आपको पूरे शहर के अंदर कहीं भी फूड की नीड है, किसी को खाना चाहिए जो कोविड पेशेंट है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो वहां थोड़ी सी हमारी रहेगी, क्योंकि उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा और कई समाज सेवी संस्थाओं ने इनिशिएटिव उठा रखे, तो वो कहीं ना कहीं कैसे बिल्कुल पूरा प्रयत्न रहेगा कि वो आप तक फूड पहुंचाएंगे। और जो अदर भी लोग हैं जो नीडी हैं, गरीब, श्रमिक, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, अगर असल मायने में उनको इस चीज की जरूरत है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं अपना पूरा प्रयत्न और प्रयास ये करूंगा कि उन लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाई जाएं। बहुत बढ़िया हिमांशु जी। तो
काफ़ी सारी बातें हमारी हिमांशु जी के साथ हुई। बहुत युवा हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी बहुत कम उम्र में वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो एक हमें भी अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी आती है अंदर कि ऐसे जब युवाओं को हम देखते हैं। और इनका आज मैंने इंटरव्यू लिया है और एक इनके साथ एक संवाद वार्ता की है, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया इनको सुनकर। उम्मीद है आपको कई सारी जानकारियां आज के इस एपिसोड से मिली होंगी। और हिमांशु जी ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। किसी को भी अगर खाने की राशन की इस तरह की कोई समस्या है तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। कोविड पेशेंट्स को ये अभी भी उनके लिए मदद कर रहे हैं, उनके घरों तक खाना पहुंचाकर। दूसरा, मैं आप लोगों से भी वैसे पर्सनली ये कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि अभी किस समय को देखकर चलिए कि अभी समय में, इस समय में किस चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत ज़्यादा है। तो अभी ऑक्सीजन की इतनी किल्लत नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अभी है प्लाज्मा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये हम लोगों से ही जनरेट होता है। तो हमें आगे आकर लोगों तक जिनको ज़रूरत है, जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, वो आगे आएँ, खुद से आगे आएँ, प्लाज्मा डोनेट करें। अगर उनको कोई संपर्क में आता है जिनको ज़रूरत है तो उनको दें, नहीं तो प्लाज्मा बैंक्स में जाकर आप दे सकते हैं, ताकि प्रशासन के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा मरीजों तक वो पहुंचाया जाए। तो अभी ब्लड और प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता लोगों को पड़ रही है, तो आप उन सब पे काम करिए। ऐसा नहीं है कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या प्रशासन है, जिला प्रशासन है, ये उनकी कोई जिम्मेदारी है कि भाई वो ही करेंगे। हम सब, आप जो भी आम आदमी, कोई भी इस काम को कर सकता है। आप किसी एक व्यक्ति की जान बचा लो, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो आप उन सब चीज़ों पे काम करिए। बाकी सेफ रहिए, कोशिश करिए कि घर से कम निकलें, क्योंकि लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग इस चीज़ में लापरवाही बरत रहे हैं। तो आप अगर निकल रहे हैं घर से तो कोशिश करिए कि जब ज़रूरत ज़्यादा हो तभी बाहर निकलें। बाकी हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करें। हम भी आज इंटरव्यू साथ में कर रहे हैं तो भी हमने मास्क लगाया हुआ है। तो और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, और कोरोना नियमों का हमेशा पालन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और समाज से भी और किसी व्यक्ति से के साथ में हम इसी तरह से चर्चा करेंगे। और ठीक शाम को 4 बजे हमारा ये ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, तो देखना ना भूलें। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि और भी सामाजिक लोगों तक और शहर के लोगों तक, हम चाहते हैं कि आज हम ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद चला रहे हैं, हम इसके बाद ह्यूमंस ऑफ हरियाणा चलाएं, उसके बाद ह्यूमंस ऑफ इंडिया चलाएं, ताकि ये लोगों तक फैले और लोगों में एक जागरूकता मिले लोगों को, और वो और भी लोगों को ऐसे ही जागरूक करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।